ये साइलेंस इंडिया के डायलेमा को चीख चीख कर बयां करता है। खैर जाहिर है कि कुछ लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यूक्रेन ना तो इंडिया के साथ कोई बॉर्डर शेयर करता है और ना ही ये दोनों देश आपस में कोई खास संबंध रखते हैं। और तो और इंडिया यूक्रेन से लगभग 4000 किलोमीटर दूर बसा है। तो ऐसे में इंडिया को इस क्राइसिस से क्या खतरा है? लेकिन इस ग्लोबलाइज्ड और हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंडिया इस क्राइसिस से नहीं बच सकता है। और वो क्यों? आइए जानते हैं। दोस्तों इस सॉल्यूशन में इंडिया के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इंडिया के लिए क्राइसिस रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है, बल्कि रशिया वर्सेस वेस्ट की है। इन दोनों के साथ ही इंडिया आज बहुत डीप स्ट्रेटेजिक टाइज शेयर करता है। इन सभी देशों की डेस्टिनी आपस में इस तरह गुथी हुई है कि इंडिया आज किसी भी ब्लॉक की नाराजगी लॉन्ग टर्म में अफोर्ड नहीं कर सकता है। हालांकि कोल्ड वॉर के दौरान तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के तहत दोनों में से किसी भी एक साइड को पिक करने से मना कर दिया था, लेकिन आज ऐसा मुमकिन नहीं है। आज रशिया यूएसएसआर के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बहुत वीक है। साथ ही 1991 के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। आज ये दोनों देश स्ट्रैटेजिक एलाइज हैं और ये दोनों एक्टिवली इंडो पैसिफिक थिएटर में क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स के साथ मिलकर चाइना के राइज को कंटेन कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन भी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा आज इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। ऐसे में इंडिया न तो कोल्ड वॉर की तरह दोनों साइड से दूर रहने की कोशिश कर सकता है और ना ही ये चाह कर भी कोई एक साइड पिक कर सकता है, स्पेशली तब जब दोनों ही साइड्स एक्टिवली इंडिया के सपोर्ट की मांग कर रही हैं। कुल मिलाकर आज ये सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और साथ साथ रिस्की भी है। आइए कुछ प्रोमिनेंट रिस्क पर हम एक नज़र डालते हैं। दोस्तों रशिया काफ़ी लंबे समय से इंडिया का एक टाइम टेस्टेड और रिलायबल पार्टनर रहा है। साथ ही इंडिया की लगभग 86% डिफेंस रिक्वायरमेंट्स रशिया पूरी करता है। साथ ही इंडिया रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है और पिछले कुछ सालों में ये एक बायर सेलर के रिलेशनशिप से बढ़कर जॉइंट रिसर्च, डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लेवल तक अपग्रेड हुआ है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जॉइंट डेवलपमेंट इस ट्रेंड के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। डिफेंस के साथ साथ रशिया ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में खुलकर कश्मीर इशू पर इंडिया को सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, उसने ब्रिक्स और एससीओ जैसे चाइनीज डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। साथ ही रशिया यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर भी है, इसलिए यूएनएससी की परमानेंट सीट के एम्बिशन में रशिया का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। यानी कि रशिया के अगेंस्ट जाना इंडिया के लिए अभी नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया का साथ देने का मतलब यूएस के एग्रेसिव सैंक्शंस को खुला निमंत्रण देना है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रशिया को तो यूरोप और अमेरिका के सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे ही, लेकिन इंडिया को भी कास्टा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंतर्गत सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। कास्टा यूएस कांग्रेस के द्वारा लगाया गया एक ऐसा लॉ है जिससे वो अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने वाले देशों या ऐसे देशों के साथ एंगेज करने वाले देशों के साथ इकोनॉमिक सैंक्शन जैसे टूल इस्तेमाल करता है। आपको बता दें कि इंडिया और रशिया के बीच अभी S-400 मिसाइल सिस्टम और AK-203 असॉल्ट राइफल्स के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर डील साइन हुई थी, जिसके अंतर्गत इंडिया के ऊपर कास्टा के सैंक्शंस इंपोज करने की बात की जा रही थी। तो अगर इंडिया रशिया के सपोर्ट में आता है तो इंडियन इकोनॉमी को भी इस तरह के सैंक्शंस का सामना करना होगा। इसके अलावा इंडिया ने हमेशा डेमोक्रेसी, सोवर्निटी और नॉन वायलेंस जैसे प्रिंसिपल्स को सपोर्ट किया है, और जहां वो एक तरफ चाइना के इलीगल एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को टारगेट करता आया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के इन्वेजन को सपोर्ट करना इंडिया के मोरल ऑब्लिगेशंस के खिलाफ है। दोस्तों अगला सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना। इंडिया को एक एग्रेसिव चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएस और रशिया दोनों की ही बहुत ज़रूरत है। यूरोप में कोई भी क्राइसिस यूएस और नेटो के फोकस को इंडो पैसिफिक से खींचकर वापस यूरोपियन बैटलफील्ड में ले आएगी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चाइना साउथ चाइना सी और इवन इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ फिर से शुरू कर देगा। यानी कि ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा यूएस सैंक्शंस के चलते रशिया चाइना के ऊपर और भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। ये एक्सेस आगे चलकर पाकिस्तान को भी फेवर कर सकती है। यानी कि सिचुएशन में हर तरफ से इंडियन इंटरेस्ट खतरे में है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंगल की। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि वॉर किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं होता है।
आज पूरी दुनिया पहले से ही हिस्टोरिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई का शिकार हो रही है। ऐसे में एक वॉर का छिड़ना दुनिया के हर व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ सकता है। खैर, आपको बता दें कि आज इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड $8 बिलियन के आसपास का है। हालांकि आज इंडिया रशिया ट्रेड सोवियत एरा के कंपैरिजन में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एक पोटेंशियल वॉर के सिनेरियो में रशिया और उसके साथ डील करने वाले नेशंस के ऊपर लगने वाले सैंक्शंस इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज़रूर अफेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोरोना वायरस पैंडेमिक के शॉक से पूरी तरह उभरी भी नहीं है कि इस दूसरी क्राइसिस ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अगर वॉर छिड़ जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक बार फिर बुरी तरह इफेक्ट होंगी, और एक प्रोडक्ट जो इंडिया को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो है कुकिंग ऑयल। आपको बता दें कि इंडिया ने लास्ट ईयर 1.98 मिलियन टन्स सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसका 74% केवल यूक्रेन से मंगाया गया था। हालांकि वॉर के चांसेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया ऑलरेडी ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी उन पर शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस क्राइसिस ने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल, स्टॉक मार्केट और गोल्ड के प्राइसेस पर तो असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। 2022 में क्रूड ऑयल का प्राइस 70 से $75 पर बैरल एस्टिमेट किया गया था, लेकिन इन टेंशंस के बीच उसका प्राइस 14% की हाइक के साथ लगभग $90 पर बैरल तक पहुंच चुका है। एनालिस्ट के मुताबिक अगर ये क्राइसिस जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है तो ये $125 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है। रशिया ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 13% कंट्रीब्यूट करता है। ये अमाउंट